चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ G7 आमंत्रित देशों के नेता हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करते हुए देखा गया। पीएम मोदी G7 ग्रुप के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की यात्रा पर। आज पीएम मोदी ने G7 के अन्य नेताओं के साथ संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय की अंगुतक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली के वीर भूमि में राजीव गांधी स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि उनके देश में उन्हें एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने कहा कि उनके पास पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख नागरिकों की तरफ से आने वाले अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। तो उन्होंने यह भी बताया कि जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ये ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिडनी में ऐसी जगह है जहां स्वागत के लिए 20,000 लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन उनके पास आने वाले अनुरोधों को पूरा करने में वह भी फिलहाल सक्षम नहीं है। अफगानिस्तान में 2010 में जंग लड़ते हुए दोनों पैरों को खो चुके एक पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है और वह कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 43 साल के हैरी बुदमागर ने ऊंची पर्वत चोटी फतेह कर ली है। बुदमागर ने 2010 में अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटिश गोरखा के एक सैनिक के रूप में ब्रिटेन सरकार के लिए लड़ते हुए अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह को नए मास्टर जनरल सस्टेंसेंस यानी MGS के रूप में नियुक्त किया गया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि औजला को नए MGS के रूप में नियुक्त किया गया है और वह सेना प्रमुख के 8 प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक होंगे। औजला पिछले साल मई से चिनार कॉर्प्स को संभाल रहे हैं और LOC और वहां की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को सुरक्षित रखने में बड़े पैमाने पर शामिल रहे हैं। बता दें कि राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन अमरदीप सिंह औजला दिसंबर 1987 में सेना में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज 21 मई को संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय लीडरशिप के नेता और भाजपा पंजाब के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी व सभी जिला अध्यक्ष आदि शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी जून में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विधायकों की एक कमेटी उन क्षेत्रों का दौरा कर रही है जहां भांग की खेती हो रही है। इस कमेटी ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के शेलाकुई में सगंध पौधा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इसके सभी पहलुओं की रिपोर्ट अगले 2 महीनों के भीतर राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में भांग की खेती से संबंधित प्रत्येक पहलू के बारे में बारीकी से अध्ययन करने के लिए विधायकों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। भांग की खेती के फायदे और नुकसान को समझने के लिए वे उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां भांग की कानूनी खेती होती है। टीम 2 महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर सरकार आगे के फैसले लेगी। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नशीले पदार्थ ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। सुरक्षा बल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गहराई वाले क्षेत्र में तैनात BSF के जवानों ने रात करीब 8:48 पर अमृतसर जिले के धनोकलां गांव में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की बनबनाहट सुनी। मुस्तैद जवानों ने
फौरन कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन से संदिग्ध नशीले पदार्थों के 3 पैकेट भी बरामद किए, जो लोहे की अंगूठी के जरिए ड्रोन से जुड़े हुए थे। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भारतीय सीमा में ड्रोन भेजे जाते हैं, जिसे सीमा पर तैनात जवान अपनी मुस्तैदी से नाकामयाब करते हैं। एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के बाद समीर वानखेड़े का गृह कैडर सीबीआई से इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एनसीबी ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ भी शेयर की है। विजिलेंस रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआईसी ने विभागीय जांच शुरू कर दी है और समीर वानखेड़ा मौजूदा समय में चेन्नई में केंद्र सरकार के सीबीआईसी विभाग में ही पोस्टेड हैं। गौरतलब है कि मुंबई में एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग की जब्ती के मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम नहीं शामिल करने के एवज में उनसे कथित रूप में 25 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण मामले में दाखिल आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप में जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ 11 मई को एफआईआर दर्ज की थी। असम सरकार ने स्कूली टीचरों के लिए ड्रेस संबंधी नियम तय करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षकों को ऐसे कपड़े पहनने की आदत है जो सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं लगते। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सौम्य रंग वाला औपचारिक ड्रेस पहनकर ही क्लास में पढ़ाने का काम करना चाहिए और उन्हें पार्टी आदि में पहने जाने वाले ड्रेस नहीं पहनने चाहिए। शिक्षकों से कहा गया कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। बता दें कि असम में शिक्षकों के लिए पहले कोई आधिकारिक ड्रेस कोड नहीं था। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला